भारत में नियोजन की सफलताएं और असफलताएं। भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस अवधि में देश का औद्योगिक ढांचा सुदृढ़ हुआ और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ। भारत में नियोजन से प्राप्त प्रमुख सफलताएं निम्नांकित हैं। पहला, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय आय वर्ष 1950-51 में वर्तमान कीमतों पर केवल 9,142 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 28,46,762 करोड़ रुपए हो गई। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय इस अवधि में 255 रुपए से बढ़कर 25,716 रुपए हो गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन की अवधि में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरा, बचत व विनियोग दर में वृद्धि। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय के कुछ भाग को विनियोजित किया उत्पादन कार्य में लगाया जाता है। इसके लिए प्रत्येक योजना में बचत व विनियोग के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें लगभग प्राप्त भी कर लिया गया है। चालू मूल्यों पर 1950-51 में सकल बचत व विनियोग दरें सकल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 8.9 व 8.7% थी, जो बढ़कर 2005-06 में क्रमशः 32.4 व 33.8% हो गई। तीसरा, कृषि क्षेत्र में विकास। आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन, जो 1950-51 में 508 लाख टन था, वह बढ़कर 2005-06 में 2,083 लाख टन हो गया है। इस काल में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशक दवाओं, सिंचाई सुविधाओं आदि को अपनाया गया। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधारित संरचना का भी विकास हुआ है। चौथा, औद्योगिकरण। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत विश्व का 10वां बड़ा औद्योगिक देश बन गया है। औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भारत की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का योगदान क्रमशः बढ़ रहा है। नियोजन के दौरान देश में लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, रसायन तथा सीमेंट आदि आधारभूत एवं भारी उद्योगों की स्थापना की गई। इस अवधि में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। सन 1950-51 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 5 उद्योग थे, जिनकी संख्या मार्च 2006 में बढ़कर 242 हो गई। पांचवा बिंदु, विद्युत उत्पादन में वृद्धि। नियोजन काल में विद्युत उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन, जो सन 1950-51 में 5.1 अरब किलोवाट था, सन 2005-06 में बढ़कर 623.2 अरब किलोवाट हो गया। योजना काल में देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उपयोग में भी वृद्धि हुई। 1950-51 में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2.4 किलोवाट थी, जो वर्तमान में बढ़कर 83.6 किलोवाट हो गई। इसी प्रकार मार्च 2005 के अंत तक देश के 85% गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था। परिवहन एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि। योजना काल में परिवहन एवं संचार में काफ़ी प्रगति हुई। 1950-51 में देश में 53.6 हजार किलोमीटर रेल मार्ग था, जो सन 2005-06 में बढ़कर 63.3 हजार किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार सन 1950-51 में सड़कों की कुल लंबाई 4.00 लाख किलोमीटर थी, जबकि आज इसकी लंबाई 33.2 लाख किलोमीटर हो गई है। इसी प्रकार जल परिवहन एवं वायु परिवहन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है।
जहां संचार क्षेत्र का प्रश्न है 1950-51 में देश में कुल 36,000 डाकखाने थे, जबकि इनकी संख्या आज बढ़कर 1,55,516 हो गई है। 7वां, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। योजनाओं के प्रारंभ होने के समय देश में 27 विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज इनकी संख्या 389 है। 1950-51 में देश की साक्षरता दर 16.6% थी, जो 2001 में बढ़कर 64.8% हो गई। इसी प्रकार देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1950-51 में 2.3 लाख थी, जो आज बढ़कर 7.10 लाख से अधिक हो गई है। 1950-51 में 6 से 11 वर्ष तक उम्र के 42.6% बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन आज यह प्रतिशत बढ़कर 98.31% हो गया है। 1950-51 में 11 से 14 वर्ष की उम्र के 12.7% बच्चे पढ़ने जाते थे, जिनका प्रतिशत आज बढ़कर 62.49% हो गया है। 1950-51 में 578 स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय थे, लेकिन आज इनकी संख्या 46,796 है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं में भी योजना अवधि में विशेष प्रगति हुई। 1950-51 में अस्पतालों की कुल संख्या 9,209 थी, जो बढ़कर वर्ष 2005 में 27,770 लाख हो गई। इसी प्रकार देश में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या 1950-51 में 61.8 हजार थी, जो बढ़कर वर्ष 2005 में 6.56 लाख हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत जीवन काल जो 1950-51 में 32.1 वर्ष था, वर्ष 2005 में बढ़कर 65.4 वर्ष हो गया है। 8वां, बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति। नियोजन काल में देश में बैंकिंग सेवा का काफी विस्तार हुआ। दिसंबर 1951 में देश में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की संख्या 2,647 थी, जो 30 जून 2006 के अंत में बढ़कर 69,616 हो गई। 9वां बिंदु, निर्यात एवं आयात में वृद्धि। नियोजन काल में देश के आयात और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1950-51 में आयात एवं निर्यात क्रमशः 608 व 606 करोड़ रुपये के थे, जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर क्रमशः 6,60,409 व 4,56,418 करोड़ रुपये के हो गए। भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताएं। आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप देश ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। इसलिए अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में नियोजन असफल रहा है। भारत में नियोजन की असफलता को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला, प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति। भारत में आर्थिक नियोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है। भारत में लगभग 21% जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन। नियोजन के फलस्वरूप देश में क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार आदि राज्य पिछड़े हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित श्रेणी में हैं। तीसरा, मूल्य वृद्धि। नियोजन अवधि में मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।
थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 के आधार पर बढ़कर दिसंबर 2006 में 207.9 हो गया। अनुमान है कि नियोजन अवधि में कीमतों में लगभग 27 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। चौथा, बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी में कमी करना था, लेकिन हर योजना के अंत में बेरोजगारी बढ़ती ही गई। जहां प्रथम योजना के प्रारंभ में 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, वहीं वर्तमान में लगभग 4 करोड़ व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है। पांचवा, आय व धन की असमानता में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धन के केंद्रीयकरण को समाप्त कर आर्थिक समानता को बढ़ाना रहा, लेकिन नियोजन के बावजूद धनी व्यक्ति अधिक धनी व गरीब और अधिक गरीब होता गया है। छठा बिंदु, सार्वजनिक उद्यमों की असफलता। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या 242 है। इनमें से अनेक उपक्रम हानि में चल रहे हैं, अतः सार्वजनिक उद्यम आशा के अनुरूप परिणाम देने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा गरीबों के प्रतिशत में भी कमी आई है, लेकिन दूसरी ओर अर्थव्यवस्था निर्धनता, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय असंतुलन आदि से जकड़ी हुई है। अतः अगली योजनाओं में इन समस्याओं के समाधान करने की दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। इंडिया विजन 2020। भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज के अनुसार भारत सन 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः देश से बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। योजना आयोग का अनुमान है कि सन 2020 तक देश की 135 करोड़ जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली, पूर्णतः स्वस्थ तथा अधिक औसत आयु वाली होगी। नीति आयोग। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग भारत सरकार का नीति निर्माण का थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।